अपर्णा घर के काम कर रही थी, तभी सुवाना और कुमुद घर आ गए। कुमुद ने अपर्णा की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और सुहाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। अपर्णा ने हैरत से पूछा, ताया ताई जी, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? और रागिनी का रिश्ता पक्का हो गया ना? सुभाना ने गुस्से से भरकर कहा, रिश्ता तो दूर की बात, उन्होंने हमारी बेटी को देखने से भी मना कर दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम अपनी लड़की के लिए कोई दूसरा ही लड़का खोज लें। अपर्णा बोली, पर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, हम बताते हैं। दरवाजे को पीटते हुए हेमराज और उसके आदमी अंदर आ गए। उसके आदमियों ने कुर्सी सरका दी, जिस पर हेमराज बैठ गया और साथ में पकड़ी गन को खिलौने की तरह उछालने लगा। कुमुद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अरे आप यहाँ कैसे? कोई जरूरी काम था तो हमें बुला लेते, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हेमराज ने अपनी आंखों पर चढ़ा काला चश्मा उतार, इसमें कष्ट की क्या बात है? हम तो यहाँ आपको सांत्वना देने आए हैं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। रिश्ता ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए था। कुमुद, आपको कैसे पता कि हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है? हेमराज, हमने ही तो तोड़वाया है, फिर हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा भाई? सुभाना, कुमुद और अपर्णा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई ये बात सुनकर। लेकिन क्यों? क्या किया आखिर हमारी बेटी ने? कोई गलती हमसे हुई हो तो माफ करिएगा, सुभाना ने कहा। नहीं नहीं, गलती आप दोनों से या तुम्हारी बेटी से नहीं, बल्कि हुई तो हमसे ही है, हेमराज ने कहा। कुमुद, हम कुछ समझे नहीं, हेमराज बोला। समझे तो हम भी नहीं थे कि ये लड़की अपर्णा, जिसका नाम है, हमारे ही काम का बहाना बनाकर किसी गैर से मिलेगी। अपर्णा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच में किसी भी अनजान से नहीं मिलती। हेमराज ने अपने आदमी को इशारा किया। उसके एक आदमी ने कहा, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कल हमने खुद तुम्हें किसी लड़के से हंसते मुस्कुराते बातें करते देखा था। अपर्णा, नहीं, ये झूठ है, मैं किसी से भी नहीं मिली और ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। विश्वास कीजिए हमारा। हेमराज, विश्वास? सही कहा, विश्वास करना चाहिए था, पर कुछ ज्यादा ही कर बैठे लगता है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आप सभी तो जानते हैं ना, हमें इस तरह की नाटकबाजी से सख्त नफरत है, इसीलिए जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। हेमराज कुर्सी से उठकर अपर्णा के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुनो लड़की, आखिरी बार छोड़ रहे हैं, वरना जो खेल तुम खेल रही हो ना, आंख में चौली का, उसके लिए तो इस बंदूक से कब का मामला ही खत्म कर देते, समझ रही हो ना? इतना कहकर हेमराज वहां से चला गया। सुभाना, क्या है ये सब? पहले ही जीना मुश्किल कर दिया था और अब बची कुछ इज्जत भी नीलाम करवाना चाहती हो क्या? अपर्णा, मैंने कहा ना, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। बीच में ही बात काटते हुए सुभाना ने एक थप्पड़ अपर्णा के गालों पर रसीद कर दिया। क्या गलत है और क्या सही, इसमें सफाई देने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अब हम यहाँ ज्यादा समय तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वरना पता नहीं तुम क्या क्या करो और सारा दोष हमारे सर आएगा। या तो अब हम इस घर से जाएंगे या तुम और तुम्हारा बाबा। अपर्णा को समझ आ गया था कि उसके आदमियों ने जरूर जिस लड़के की बात की है वो अनूप ही होगा, पर किसी को भी उसके बारे में बताना उसने ठीक नहीं समझा, वरना उसके साथ साथ अनूप के साथ भी कुछ गलत हो सकता था। अब जब भी उसे अनूप कहीं दिख भी जाता तो वो उससे नजरें चुराकर छुप जाती। धीरे धीरे यूं ही 2 हफ्ते बीत गए। इधर बस 4 दिन बाद अनूप भी वापस शहर जाने वाला था। कहीं ना कहीं हर वक्त उसकी आंखें अपर्णा को ढूंढती, पर अपर्णा कभी उसके सामने नहीं आती। उस दिन अनूप अपनी किताबें खोलकर बैठ गया, पर बार बार ध्यान अपर्णा की बातों और ख्यालों पर खिंचा जाता। तभी उसे बाहर से कुछ चूड़ियों की खनक की आवाज आई। दरअसल उसके कमरे के बाहर ही अपर्णा के हाथों से चूड़ियां गिर गई थीं। अनूप तुरंत खिड़की से कूदकर बाहर निकल आया। अपर्णा को समझते देर न लगी, वो दीवार से दूसरी तरफ खड़ी हो गई। आधी चूड़ियां अब भी वहीं बिखरी पड़ी थीं। अनूप ने इधर उधर देखा, उसे लगा जरूर अपर्णा ही होगी, पर जब कोई उसे दिखा नहीं तो वो मायूस होकर वापस अपने कमरे में चला गया। बच गई। अपर्णा ने गहरी सांस ली और दीवार के पीछे से निकली ही थी कि उसके दुपट्टे को किसी चीज ने खींचा। लगता है उन्होंने देख लिया। अपर्णा ने आंखें बंद कर पीछे मुड़ी और माफी के लिए हाथ जोड़ लिए। देखिए अनूप जी, मुझे छोड़ दीजिए, वरना मेरे साथ साथ आप भी बच नहीं पाएंगे और बेकार में लोग आप पर भी सवाल करेंगे। कोई भी हलचल नहीं हुई
तो उसने घबराकर आंखें खोलीं। उसका दुपट्टा दीवार से निकले एक सरिये में फंस गया था। अपर्णा, मैं भी ना कुछ भी सोच लेती हूँ। वहां से जाने से पहले उसका दिल हुआ कि एक बार खिड़की से अंदर झांक ले, मगर चाह कर भी इनकार कर दिया। थोड़ा आगे चलने पर अपर्णा को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। सर में तेज दर्द होने लगा और चलना मुश्किल हो गया। वो एक पेड़ से टिककर वहीं बैठ गई। मन में अलग से बेचैनी होने लगी। रात भी हो गई थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगी। सारी घटी घटनाओं को सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गईं। रघुवीर जी भी उस दिन कहीं बाहर किसी काम से गए हुए थे और उनके साथ रमेश भी। बस घर में अनूप ही अकेला था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके किसी करीबी को आज दर्द ने हद से ज्यादा ही घेर लिया है। उसने तुरंत रघुवीर जी को फोन करके हालचाल पूछा। रघुवीर जी बिल्कुल ठीक थे। अनूप ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और बेड पर जाकर लेट गया। बार बार इधर से उधर करवटें बदलने पर भी नींद कोसों दूर थी। ये क्या हो रहा है आज मुझे? कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही है। पर क्या मेरे दादाजी के अलावा है भी कौन? और वो तो एकदम अच्छे हैं। शायद इस घर में रहना मेरे लिए ठीक नहीं। बस 4 दिन और की तो बात है, फिर खुली सांस ले सकूंगा। पर इस बेचैनी का क्या करूं? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अनूप बिस्तर से उठा। तकिए को नीचे पटक कर वो खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे को छूते हुए किसी का एहसास करा जाती। घर के दरवाजे को किसी ने जोर से पीटा। अनूप ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। आलोक, क्या हुआ? सब ठीक तो हैं? आलोक, अरे हाँ, सब ठीक। वो तो तुम अकेले यहाँ क्या करते, इसलिए आ गए तुम्हारा समय बर्बाद करने। हा हा हा, क्यों, सही है ना? आलोक अंदर आ गया। तुमने कुछ खाया? अनूप गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। नहीं, मूड नहीं था। आलोक ने मुस्कुराकर कहा। मूड नहीं था या कोई बनाने वाली नहीं मिली अब तक? वैसे वहां शहर में तो आपकी भी कोई होगी। जस्ट शट अप आलोक, कुछ भी मत बोलो। अनूप ने आलोक को सोफे पर धक्का दे दिया। अरे अरे महाराज, क्या हुआ? शांत हो जाइए। ऐसा हमने क्या कह दिया जो हम पर चढ़ चढ़ कर आ रहे हो? शर्माओ नहीं, दिल खोलकर बताओ। हम चाचा जी को कुछ नहीं बताएंगे, कसम से। आलोक, बहुत हो रहा है, आज बचोगे नहीं। अनूप ने पकड़ना चाहा। आलोक दूसरी तरफ हो गया और अनूप सोफे पर गिर गया। क्या हुआ अनूप जी? कहीं वो छोड़कर तो नहीं चली गई? आलोक ने अनूप को छेड़ा। तुम्हें तो। अनूप और आलोक दोनों एक दूसरे से खींचातानी में लग गए। आलोक भागकर बाहर आ गया। आलोक ने फिर से हंसकर कहा। क्या हुआ? इस बारे में बताने से शर्मा क्यों रहे हो? अनूप, मैंने कहा ना आलोक, मुझे ये सब पसंद नहीं। अनूप ने भागकर आलोक का कुर्ता पीछे से खींचा। आलोक ठहाके लगाता हुआ बोला। अच्छा अच्छा, माफ करो, मैं ही खाना लेकर आता हूँ। तुम तो बताने से रहे। हा हा हा। सुनो आलोक, अनूप को ध्यान नहीं रहा। वो बारिश में भीग रहा है। अपने बालों पर हाथ फिराने लगा। ये आलोक भी ना पगला गया है, और ऊपर से उफ, ये बारिश भी रोज का ड्रामा। वापस घर की तरफ मुड़ते ही उसके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से धड़कने लगीं। ना चाहते हुए भी उसने पैरों को दूसरी तरफ घुमा लिया। पेड़ के सहारे बैठी अपर्णा को अनूप ने बाहों में भर लिया। अपर्णा के आधे कपड़े भीगे हुए थे। वो तुरंत उसे घर ले आया। अनूप ने मोटी चादर को बिस्तर पर बिछाकर उसके ऊपर अपर्णा को लिटा दिया। अपर्णा का पूरा बदन तप रहा था। तेज बुखार से वो बेहोश थी। उसके होंठ एकदम सूखे हो चुके थे। अनूप ने देखा वो ठंड से कांप रही थी, क्योंकि कपड़े भी आधे गीले थे। अनूप ने उसके गले से दुपट्टे को अलग कर दिया ताकि ज्यादा ठंड ना लगे उसे। उसके भीगे हुए बालों को अनूप ने खोल दिया। हल्के हल्के हाथों से अनूप ने उसके बालों को जब छुआ तो वो बिल्कुल रेशम जैसे लगने लगे। खुले बालों में उसे यूं चुपचाप लेटे देख वो बहुत मासूम लग रही थी। अनूप बाम लेकर उसके माथे पर अच्छे से लगा दिया, पर गीले कपड़ों से उसे ठंड लग रही थी। अनूप ने उसे इसी अवस्था में रहने दिया और ऊपर से कंबल उड़ा दिया। वो उसके बगल में ही बैठ गया। बड़ी बड़ी पलकें, गीले बालों की लट उसके गालों पर बिखरी हुई थी। अनूप ने अनायास ही उसकी लट को पीछे कर दिया। सुबह के 4 बज गए थे। अनूप नीचे बैठे बैठे ही बेड पर सर टिकाए सो गया। अपर्णा की नींद अचानक खुली। खुद को किसी और के घर में पाकर उसका बदन कांपने लगा। वो बेड से झट से नीचे उतरी। नीचे अनूप को बैठे हुए सोते हुए देख वहां से जाने में भलाई समझी। निकलते समय इसका पैर अनूप के पैर से टकरा गया। अनूप तुरंत जाग गया। अनूप, वो तो तुम्हें होश आ गया? और कहाँ जा रही हो? अपर्णा, होश? मैंने होश गवाया ही कब था? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? अनूप,
सुनो स्टूपिड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें अपने घर लाने का और अपनी नींद खराब करने का। तुम खुद कल रात बेहोश बाहर पड़ी हुई थी, इसीलिए तुम्हें मेरे घर लेकर आया हूँ। अनूप ने अपनी हथेली को अपर्णा के माथे से लगाया। खैर, अभी भी तुम्हें हल्का फीवर है, इसलिए यहाँ रुककर आराम करो तो बेहतर है। अपर्णा, मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जाना चाहती हूँ। अपर्णा आगे बढ़ने को ही, मगर शरीर में कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते कदमों से गिरते गिरते बची, क्योंकि अनूप ने उसे पकड़ लिया था। अनूप ने अपर्णा को बेड पर बिठा दिया। कहा ना, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यहाँ लेट जाओ। अपर्णा दोबारा उठी और बोली, मैंने भी कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। बाबा, वो भी अकेले होंगे, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। और ताई जी, वो भी तो नाराज होंगी ना। और राठौर, उसके यहाँ भी तो काम पर जाना है, मुझे चलना होगा। नहीं रुक सकती। अनूप, कौन कौन लोग हैं ये सब मैं नहीं जानता, पर अभी तुम्हें काम करने की इजाज़त मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। दैट्स माई ऑर्डर, अंडरस्टैंड। अपर्णा, मैं आपकी इजाज़त से काम नहीं करती, और हटिए अब सामने से। अपर्णा दोबारा आगे जाने लगी, फिर कदम लड़खड़ाए और वो गेट पकड़कर नीचे ही बैठ गई। अनूप ने अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों, कहा था मैंने, चलने की हिम्मत तो अभी आई नहीं है और जाने का शौक सर पर चढ़ा है, तो फिर बैठी क्यों हो, निकलो अभी। अपर्णा चुपचाप वहीं बैठी रही। आज कदम साथ देने से इनकार कर रहे थे। अनूप ने आगे बढ़कर जैसे तैसे उसे संभालते हुए बिस्तर पर बिठा दिया। अनूप, ज्यादा ड्रामा क्वीन बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। अपर्णा, ये ड्रामा नहीं है, बस मुझे जाने दीजिए। अनूप, हरगिज नहीं, मेरा उसूल है, किसी को यूं ही परेशानी में नहीं छोड़ सकता। अपर्णा, परेशानियां मेरी हैं, आपकी नहीं, और इन्हें मैं अकेले ही झेलूंगी, समझे आप। अनूप, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज में उलझने की आदत है। अपर्णा, जिसको सुलझने का मौका ना मिला हो वो उलझा ही रहता है। अब जाने दीजिए, मैं चली जाऊंगी, वरना वो हेमराज फिर कुछ कर देगा। अनूप ने दिमाग पर जोर डालकर कहा, हम हेमराज, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, जैसे मेरा ही अजीज हो। हा हा हा। अपर्णा ने अनूप को घूरा। होगा आपके लिए खास, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी की बर्बादी है वो। अनूप, तो उसकी कैद से आजाद क्यों नहीं हो जाती हो, बर्बादी आबादी में तब्दील हो जाएगी। अपर्णा, इतना भी आसान नहीं, मैं बाबा के दिए वचन को तोड़ नहीं सकती। अनूप ने हैरानी से अपर्णा को देखा और बोला, वचन, कैसा वचन। अपर्णा झल्लाकर बोली, आपको इससे क्या मतलब, छोड़ दीजिए मेरे बारे में सोचना, मेरी जिंदगी के आगे केवल प्रश्न चिन्ह ही लगे आए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अनूप, समझ गया, डरती हो बताने से, बाहर से तो कमजोर दिखती ही हो और अंदर से भी। अपर्णा, कमजोर होती तो कब का अपनी जान दे दी होती, जिंदा भी हूँ और सामने रहकर बात करती हूँ। अपर्णा बेड से उठी और खिड़की से सटकर खड़ी हो गई। मेरी अपनी भी खुशियों से भरी दुनिया थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्या नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। थोड़े ही सही, पर कुछ पल जो सुंदर रंगों से रंगे थे हमारे हिस्से में थे। मैं, मेरे बाबा और मेरी माँ, हम तीनों अपनी छोटी सी जिंदगी में सुख से जी रहे थे। बाबा के पास जमीन का बस कुछ हिस्सा ही था, जिस पर वो खेती किया करते थे। उसी से हमारे सारे काम जैसे तैसे चल जाते थे, मगर समय बाद उस जमीन को भी हमसे किसी ने छीन लिया। तब मेरे बाबा यहाँ के सबसे अमीर और धूर्त व्यक्ति हेमराज के पास गए। हेमराज राठौर यहाँ के कमजोर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा लेता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबा ने कुछ रुपए कर्ज लिए थे उससे, मगर समय पर लौटा नहीं पाए। इधर हेमराज के आदमी रोज धमका कर जाते। जब कोई तरीका नहीं बचा तो बाबा ने हेमराज के आगे हाथ फैलाकर माफी मांग ली, पर बदले में हेमराज ने शर्त रखी कि बाबा को उम्र भर उसके लिए काम करना होगा, नौकरों की तरह। अगर ऐसा नहीं किया तो वो सब कुछ पल भर में खत्म कर देगा। मजबूरन उन्हें उसके यहाँ काम करना ही पड़ा। पर दिन ब दिन हालत बदलने लगे। बाबा की तबीयत अचानक एक दिन बहुत बिगड़ गई। ना तो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही उन्हें कुछ समझ आ रहा था। मेरी माँ बाबा को ऐसी अवस्था में देख नहीं सकी, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी वो उनसे। और एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए मेरा और बाबा का साथ छोड़ दिया। चली गई वो अपनी बेटी को इस नर्क जैसी दुनिया में अकेला छोड़कर। उस समय मेरी ताई जी और ताया जी यहीं थे। वो हमें ज्यादा पसंद नहीं करते। माँ ने जाते जाते एक ताई से एक वचन मांग लिया कि वो मुझे भी अपनी बेटी समझकर उतना ही प्यार करेंगी। तभी से उन्हें ना चाहते हुए भी हमारे साथ रहना पड़ रहा है। मैं यहाँ से कहीं और जा भी नहीं सकती।
क्योंकि माँ के स्वर्गवास के बाद सिर्फ बाबा ही थे जिनसे मुझे बहुत प्यार था, पर उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में हेमराज ने हमें मारने की धमकी दे दी। तब मैंने ही बाबा के दिए वचन को आगे बढ़ाने की बात कह दी। उसके बाद से मैं हमेशा के लिए हेमराज के इस पिंजरे में कैद हो गई, जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। अनूप चुपचाप अपर्णा को देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द के निशान साफ झलक रहे थे। अपर्णा कमरे से बाहर निकली तो अनूप ने रोक लिया। हाँ, माना कि उस पिंजरे को कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम भी तो एक कोशिश कर सकती हो वहां से निकलने की। अपर्णा पीछे मुड़ी और बोली, नहीं करनी कोई कोशिश, ये मेरा नसीब है और जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। अपर्णा ने बाहर का दरवाजा खोला। सीढ़ियों से उसका पैर फिसलते हुए बचा। अनूप ने उसे पुकारा, सुनो अपर्णा। आंगन में दोनों ही थोड़े चकित रह गई, क्योंकि आलोक वहीं पर बाहर खड़ा था। अपर्णा तो तुरंत नजरें झुकाकर वहां से चली गई। आलोक ने अनूप को घूरा, ये सब क्या है अनूप? ये लड़की तुम्हारे घर? कुछ समझ नहीं आया मुझे। अनूप दूसरी तरफ घूम गया और सारी रात वाली बात आलोक को बता दी। आलोक, हाँ ठीक है, तुम उसकी मदद करना चाहते थे और मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, पर फिर भी ऐसे ही किसी को घर में घुसा लेना ठीक नहीं। अनूप, क्या ठीक है और क्या नहीं, इसकी परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है आलोक। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अपर्णा अपने घर पहुंची। उसकी ताई सुभाना कुछ सामान बांध रही थी। अपर्णा ने धीरे से कहा, ताई जी, ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? सुभाना, ओह तो आ गई आप। कहाँ थी कल रात से? अपर्णा, वो क्या है कि कल अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं कहीं रास्ते में ही सुध खोकर सो गई। अभी बस सुबह आँख खुली तो खुद को बीच रास्ते में देख वापस आ गई। सुभाना, अच्छा नाटक कर लेती हो। अब कौन जाने कहाँ और क्यों गायब थी, पर जो भी हो, अब मैं और ये इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। अपर्णा की आंखों में आंसू उतर आए। पर क्यों? आप भले ही मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर इस घर में हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। मेरे पीछे से बाबा का ख्याल कौन रखेगा? मैंने हमेशा आपको माँ ही माना था, तो क्यों जा रही हैं आप? पीछे से अपर्णा के ताया जी कुमुद बोले, देखो लड़की, अब हम यहाँ एक पल भी रुक नहीं सकते। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का अच्छा भला रिश्ता टूट गया। अब क्या चाहती हो? जीवन भर तुम्हें छाती पर बिठाकर घूमे? चलो सुभाना। अपर्णा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो दोनों वहां से तुरंत चले गए। अपर्णा भागकर अपने बाबा के पैरों के पास जाकर बैठ गई। उठो ना बाबा, देखो ना, अब ताया और ताई जी भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। कहो ना उनसे कुछ, रोको उन्हें। क्यों, आखिर कब तक मुझसे बिना बोले ऐसे ही लेटे रहोगे? क्या गलती हो गई मुझसे जो पहले माँ ने साथ छोड़ दिया, और अब ये दोनों भी कब तक नहीं बोलोगे? कहो ना बाबा, सुनो ना, कुछ तो सुनो। अपर्णा उनके पैरों पर अपना सर रखकर रोने लगी। क्या करूं मैं? क्यों मेरे अपनों ने मुझे इस तरह अकेले छोड़ दिया? कैसे जीऊं, कहाँ जाऊं? क्यों, आखिर क्यों? मुझे मेरी खुशियां नहीं मिल सकी। किसको बताऊं कि किस तरह टूटने लगी हूं? अगर खिलौना ही बनना था तो पहले ही बता देते ऊपर वाले। कम से कम कोई खेल कर फेंक भी देता तो शायद इतना दर्द नहीं होता जितना कि अपनी असली हकीकत को देखकर होता है। सबको यही लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे समझने वाला, मुझे जानने वाला कोई नहीं। क्यों मेरे हाथों में ये बेड़ियां डाल दी गईं? क्यों मुझे जीता जागता खिलौना बना दिया गया? अनूप छत की मुडेर पर चढ़कर बैठा था और किन्हीं ख्यालों में गुम था। आलोक भी छत पर आ गया। अनूप के हाथों में लाल रंग की सुंदर चूड़ियां थीं, जिन्हें वो एकटक देखता ही जा रहा था। आलोक, क्या बात है अनूप, तुम भी चूड़ियां पहनने का शौक रखते हो? कभी बताया नहीं मेरे दोस्त। अनूप, हम, था तो नहीं पर होने लगा है। आलोक, परसों चाचा जी ने बताया कि तुम 2 दिन बाद चले जाओगे। सच बताऊं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें यहाँ से दोबारा वापस भेजने का। बहुत याद आएगी मुझे। अनूप, हम, और मुझे भी आएगी किसी की। आलोक भी अनूप के साथ सटकर बैठ गया। क्या हुआ? इन चूड़ियों में परलोक की अप्सराएं दिखाई पड़ रही हैं क्या, जो इतने प्यार से इन्हीं को देखकर बातें कर रहे हो? अनूप मुस्कुराया और फिर गंभीर होकर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे किसी की सादगी बहुत परेशान करने लगी है। शायद आज दिल ने कह दिया है कि मैं भी किसी को आजाद कराकर अपने साथ ले जाऊं। आलोक अनूप की बात को समझने लगा था। देखो अनूप, तुम क्या कहना चाहते हो ये मैं अच्छे से जान गया हूँ, पर मेरी भी इतनी बात सुन लो। तुम भले ही अपनी जगह सही हो, मगर हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। फिर चाचा जी को मालूम हुआ तो क्या कहेंगे? वो क्या कहेगा ये पूरा गांव? कुछ सोचा भी है तुमने?
अनूप, कौन क्या सोचता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस आज जो मैं चाहता हूँ वो करके रहूंगा। अनूप ने चूड़ियों को संभाला और वापस नीचे जाने लगा। आलोक, सुनो अनूप, पागलों जैसी हरकत मत करो। तुम जो भी करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। सुनो। आलोक भी अनूप के पीछे पीछे चल दिया। अपर्णा खामोशी तालाब के किनारे बैठी थी। आंसुओं की बूंद आंखों से बहकर पानी में मिल जाती। इस बार उसके छलकते आंसुओं को अनूप की हथेलियों ने थाम लिया। अनूप भी उसी के बराबर में बैठ गया। क्या हुआ मिसेस स्टूपिड? अब किस खुशी में आंसू बहा रही हो? अपर्णा के कानों में अनूप की आवाज टकराई। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसके बराबर में अनूप बैठा था। उसने उठना चाहा मगर अनूप ने हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया। अपर्णा ने आसमान में झांक कर कहा, ये मेरे आंसू हैं, बहें ये यूं ही आंखों में छुपकर ठहर जाएं। इससे आपको क्या मतलब? अनूप, हाँ सही कहा, तुम्हारी आंसू हैं, पर इन्हें थामने का हक किसी और को भी तो हो सकता है ना। अपर्णा ने सकभरी निगाह से अनूप को देखा और उससे दूर हटकर खड़ी हो गई। किसी को जरूरत नहीं है ना तो मेरे इन बेलगाम आंसुओं को थामने की और ना मुझे। अनूप, तो क्या उम्र भर बिना गलती किए इन हथकड़ियों में बंधे रहने का इरादा है? अपर्णा, मैं जिस भी हाल में हूँ मंजूर है मुझे सब। जाकर अपनी दरिया दिली किसी और को दिखाइए। कोई हक नहीं दिया मैंने आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का। अनूप ने कड़े रुख के साथ अपर्णा की बाजू पकड़ ली। मोहब्बत में मोहब्बत करने वाले को आधा हक तो उसी दिन मिल जाता है जिस दिन वो अपने चाहने वाले की कद्र करना सीख लेता है, और वही हक मुझे भी मिला है आज। अपर्णा की आंखें लाल थीं और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने हैरानी से अनूप को देखा। क्या कहना चाहते हैं आप? किसकी मोहब्बत और किससे? अनूप, मेरी तुमसे। अपर्णा अनूप से दूर हो गई। आप जो भी कह रहे हैं एक बार फिर उस पर सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अनूप, आधी तो हो ही चुकी है, आधी और कर लूंगा तो मामला ही खत्म। अपर्णा, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझसे कभी कोई अपनी चाहत नहीं रख सकता। मैं वो कांटा हूँ जो पैर में चुभ गया तो निकालना तो दूर, चलना भी दुश्वार कर देगा। अनूप, तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपने होने का एहसास मुझे पल पल कराएगा। मेरे जिस्म से जो जुदा ही ना हो, यही तो मोहब्बत चाहिए मुझे। फिर चाहे इसमें दर्द मिले या मरहम, जैसी भी होगी बस मेरी होगी। दुनिया से अलग बस खोकर मुझ में मिलेगी तो क्यों ना बनाऊं उसे ही अपना, क्यों ना दिल में बसाऊं उसे। आधी पड़ी जिंदगी को सजा लूं उससे, खींचकर उसे हकीकत बना लूं। क्यों अपनी एक झूठे सपने से। अपर्णा, सिर्फ कहने की बातें हैं, बोलने और निभाने में अंतर होता है। चलो आपने कोशिश भी की तो ज्यादा दिन तक वो कोशिश रंग नहीं लाएगी। कुछ ही समय बाद सारे रंग मेरे आंसुओं की तरह बहकर पानी में जा मिलेंगे। इसलिए अच्छा ही है कि मेरे प्यार में ना पड़कर अपनी नई जिंदगी ही जी लो। अनूप, शुरुआत तो तब होगी ना नई जिंदगी की जब तुम भी मेरे दिल की आवाज को सुनो। मेरे सीने में जो तड़प उठ रही है तुम्हारी उदासी को देखकर, उसे मुस्कुराकर तुम थोड़ी राहत दे दो। आजाद कराने आया हूं मैं तुम्हें। नहीं सहन होता तुम्हें यूं बार बार बेबस होकर आंसू बहाते देख। ले जाना चाहता हूं तुम्हें अपने साथ, जहां तुम अपने मन का कर सको, खुली सांस में जी सको, टूट जाए तुम्हारे हाथों की बेड़ियां, अपने हर अधूरे सपने को पूरा कर सको। सच कहता हूँ, तुम कहोगी तो कभी तुम्हें छूने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन बस तुम्हें खुश देखने की तमन्ना मेरे दिल में हिलोरे मार रही है। इस पिंजरे से तुम्हें कैद कराने की मैं हर कोशिश करने को तैयार हूँ। जितनी भी दीवार खड़ी हैं तुम्हें रोकने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बस एक बार अपना समझकर कहो तो सही। अपर्णा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पिंजरे से अब मैं चाह कर भी निकल नहीं सकती, क्योंकि वादा किया है मैंने उस शिकारी से कि कभी उसकी बेड़ियों को तोड़ नहीं जाऊंगी। और रही मोहब्बत की बात, तो आप तब समझेंगे जब ये सारी दुनिया आपको मेरे साथ देखकर सवाल करेगी, पूछेगी आखिर क्यों एक ऐसी लड़की को अपना लिया जिसकी कोई इज्जत नहीं, जो सबकी नज़र में सिर्फ पैरों की धूल है, उसे क्यों सर का ताज बनाकर पहन लिया, जिसे कोई अपने घरों में कदम नहीं रखने देता क्योंकि वो एक अभागन है। कोई नहीं स्वीकारेगा मुझे आपके संग। दूरी रहिए तो भलाई है, वरना ये दुनिया और लोग मार देंगे आपको भी और आपके दिल में जग रहे अरमानों को भी। मेरी जिंदगी इन खनखनाती चूड़ियों जैसी नहीं, बल्कि टूटी चूड़ियों सी है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता, कोई उसे पहनकर अपनी सजावट नहीं बनाना चाहता।
छोड़ दीजिए मुझे अपना बनाने का सपना। चुप रहो अपर्णा, एकदम चुप रहो। ना तो मैं इस दुनिया से मतलब रखता हूँ और ना यहाँ के लोगों से। मुझे बस तुम अच्छी लगती हो और तुम्हें मैं यहाँ से ले जाकर ही रहूँगा। फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जानता हूँ कि अब मुझे तुम्हें देखने की, तुम्हें सुनने की, तुम्हें महसूस करने की आदत हो गई है। बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें। तुम्हारा हर दर्द मुझे अपना सा लगता है। प्यार हो गया है मुझे तुम्हारी बातों से और तुमसे। अनूप ने जाकर अपर्णा का हाथ पकड़ लिया, मगर अपर्णा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और एक थप्पड़ अनूप के गालों पर रसीद कर दिया। अनूप जलती निगाहों से उसे देखने लगा। बस करिए अनूप जी, क्या यही सिखाया है आपके माता पिता ने आपको कि जबरदस्ती किसी भी लड़की का हाथ उसकी मर्जी के बिना पकड़ लो? और बहुत मोहब्बत का घमंड है ना आपको, तो जाइए एक बार रघुवीर जी से जाकर कहिए सब। उसी घड़ी सारी मोहब्बत और प्यार उड़नछू हो जाएगा। जाइए यहाँ से और पूछ लीजिए। अनूप ने गुस्से से अपर्णा को देखा, मगर बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने उन चूड़ियों को अपर्णा के सामने ही हाथों से तोड़ डाला, जिन्हें वो उसके लिए लाया था। कांच के टुकड़े लगने से हाथों से खून भी निकलने लगा था, पर वो चला गया। आलोक, जो कि उन दोनों की बातों को दूर से ही सुन रहा था, दौड़कर अनूप के पास गया, पर अनूप तेज कदमों से बिना कहे चला गया। आलोक वापस अपर्णा के पास आया। आलोक, क्या किया ये तुमने? नहीं चाहिए था अनूप का प्यार तो सीधे शब्दों में मना कर देती। उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? जानती भी हो जिस परिवार के संस्कारों की बात तुमने उसे कही, उसी परिवार के नाम से भी चिढ़ है उसे। नहीं पसंद उसे कोई भी अपने माता पिता के नाम से जाने। ना जाने अब क्या बीतेगी उसके दिल पर। आलोक जाने लगा तो अपर्णा ने उसे रोका। उसकी आंखें आलोक से अनूप के अतीत के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछ रही थीं। आलोक ने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, मगर अपर्णा के सवालों से पार पाना मुश्किल था। आलोक, जानना चाहती हो ना अनूप के बारे में, तो सुनो। अनूप का बचपन इन्हीं गलियों में मेरे साथ खेलते हुए गुजरा था, पर ज्यादा वक्त तक नहीं। रघुवीर जी के दो बेटे थे, पहले करुण और छोटे बेटे सतवीर। अरुण ही अनूप के पिता थे और माँ थी प्रतिमा। अनूप सबसे ज्यादा करीब रघुवीर के साथ था, या फिर अपनी माँ प्रतिमा के साथ। मगर अपने पिता करुण को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो कड़े नियम कायदे और सख्त मिजाज वाले थे और अनूप को उनसे किसी भी नियम में बंधना मंजूर नहीं था। वो जिद्दी और अपनी धुन में रहने वाला लड़का था, और करुण हमेशा उसे असंस्कारी कहकर डांट देते। मगर अनूप करुण और प्रतिमा का अपना बेटा नहीं था। प्रतिमा जब पहली बार और दूसरी बार गर्भवती हुई थी, तब उनके यहाँ सिर्फ लड़कियों का ही जन्म हुआ था, और बेटियों ने भी कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया। तीसरी बार जब वो गर्भवती हुई तो मृत बच्चे ने ही जन्म लिया। उस समय करुण कुछ महीने के लिए बाहर थे। अस्पताल में केवल वो, सतबीर और उसकी पत्नी थी। ऐसे में उन्होंने अनूप को गोद ले लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो करुण उन्हें घर में भी स्थान नहीं देते। अनूप गोद लिया बेटा है, इसकी खबर रघुवीर जी को भी नहीं थी। मगर अनूप के लक्षण करुण से मेल नहीं खाते रहे, इसलिए करुण और अनूप दोनों में बाप बेटे वाली कोई बात नहीं थी। रघुवीर जी करुण और प्रतिमा अनूप से ज्यादा प्रेम करते थे, और ये बात सतवीर और उनकी पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें डर था कि उनकी सारी जमीन को करुण के हिस्से में दे देंगे, इसलिए एक दिन उन्होंने करुण को जाकर बता दिया कि अनूप उनका बेटा नहीं। तब अनूप 12 साल का था। जब शाम को वो खेल कर लौटा तो देखा कि करुण और प्रतिमा में अनूप को लेकर बहस चल रही है। करुण को प्रतिमा पर इस तरह चिल्लाते देख अनूप का खून खौल उठा। उसने करुण को बहुत से अपशब्द कह दिए। करुण ने उस दिन अनूप को एक थप्पड़ जड़ दिया और ये कह दिया कि प्रतिमा और अनूप को ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पर रघुवीर जी के होते हुए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। और रघुवीर जी ने करुण को कहा कि वो अनूप को स्वीकार कर ले, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अनूप की बाजुओं में उनके खानदान का खून नहीं, इसलिए इसे कभी अपना नहीं सकते। उसके बाद करुण ने प्रतिमा को छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। इधर पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई कि अनूप प्रतिमा का अपना बेटा नहीं। लोग शक भरी निगाह से प्रतिमा पर दोष लगाने लगे। ये बात प्रतिमा से सहन नहीं हुई और एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया। इतना सब होने के बाद अनूप चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया। गांव के लोग और बच्चे उसे इस बात पर ताने देने लगे कि अनूप का अपना कोई अता पता नहीं है, वो किसका बेटा है इसका किसी को नहीं पता। एक दिन सतवीर के बेटे ने अनूप का खूब मजाक बनाया और अनूप के साथ उसकी लड़ाई हो गई, जिससे उसे बहुत चोट आई। उसके बाद सतवीर और उसकी पत्नी ने रघुवीर जी से बोल दिया कि या तो अब अनूप यहाँ रहेगा या फिर वो लोग।
रघुवीर जी अनूप को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अनूप को छोड़ नहीं सकते। तब धोखे से आधी जमीन अपने नाम करवाकर सतबीर और उसकी पत्नी ने भी घर छोड़ दिया। इधर अनूप का व्यवहार पहले से अलग होने लगा। उसके दिमाग में बस यही कड़वी यादें बस गईं और वो सबसे कटने लगा। तब रघुवीर जी ने उसे शहर के एक हॉस्टल में भिजवा दिया। उसके बाद अनूप अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं रहकर करने लगा। कुछ समय बाद जब वो 12वीं में आया तो उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का निर्णय ले लिया, ताकि रघुवीर जी को कोई तकलीफ ना हो। अब इतने सालों बाद वो इसी गांव में वापस आया है, मगर इस घर और गांव से उसे बहुत नफरत है। आज भी उसे ये बात नापसंद है जब कोई उसे उसके परिवार के संस्कारों और लोगों को बीच में लाए। आलोक अपनी बात खत्म करके वहां से चला गया और अपर्णा वहीं बेदम सी गिर गई और खुद को कोसने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। अनूप को अपनी जिंदगी बना ले या जिंदगी से ही निकाल दे। अनूप कमरे में आया और दरवाजा लॉक करके आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अपर्णा के दिए थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। अनूप का तन बदन अपर्णा के इस व्यवहार से जलन से भर उठा था। उसने फूलों का गुलदस्ता उठाकर आईने में मारा और चारों तरफ कांच के टुकड़ों के साथ साथ अनूप के सारे जज्बात भी टूटकर बिखर चुके थे। उसने आंखों के आंसुओं को पोंछा और रघुवीर जी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। रघुवीर जी कुछ देर पहले ही घर लौटे थे। अनूप को उन्होंने बाहर खड़ा देखा तो अंदर बुलाया। अरे अनूप, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अनूप गंभीर होकर बोला, दादाजी मुझे आपसे कुछ कहना है। रघुवीर जी, हाँ हाँ ठीक है, जो कहना है कह देना, पर अभी नहीं। अभी तो लंबे सफर की वजह से घुटने में दर्द है, थोड़ी देर बाद आराम करके बात करेंगे। अनूप, ये बात थोड़ी देर बाद नहीं बल्कि अभी कहना ही सही रहेगा, और मैं वही बताने आया हूँ, फिर मौका मिले या ना मिले। रघुवीर जी, क्यों? अच्छा समझ गया, परसों जाने वाले हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। चलो फिर बता ही दो, क्या कहना चाहते हो। अनूप, मैं किसी को बहुत ज्यादा चाहने लगा हूँ और उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रघुवीर जी अनूप की बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। कौन है वो और क्यों ले जाना चाहते हो उसे अपने साथ? अनूप, अपर्णा। मैं उसे हेमराज की कैद से आजाद कराकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रघुवीर जी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचा और कहा, ये सब क्या बकवास है अनूप, मेरे साथ ऐसे मजाक करने की सोचना भी मत। अनूप, ये मजाक नहीं, सच है, बहुत प्यार करता हूँ उससे। रघुवीर जी को गुस्सा आ गया। बस करो अनूप, जानते भी हो क्या कह रहे हो, और क्या तुम्हें हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं? जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसमें और तुम में बहुत बड़ा फर्क है। और समाज क्या कहेगा कि ऐसी लड़की को तुम्हारे साथ छोड़ दूं जो हेमराज के यहाँ सिर्फ छोटे मोटे काम करने वाली नौकर है? भूल जाओ ये सब और निकाल दो ऐसी बातों को अपने दिमाग से। भला इसमें ही है, भूल जाऊं ऐसे कैसे? और अनूप भी कड़े रुख में बोला, कितनी बार मैंने कहा है आपसे, मैं किसी दुनियादारी या समाज को नहीं मानता। और रही बात फर्क की, तो वो आप देखते नहीं। वो अपने दम पर जी सके, अपनी पहचान बना सके, इसीलिए कर रहा हूँ इतना सब। और ऐसा करने से आपका या मेरा कद छोटा नहीं हो जाता। अनूप, रघुवीर जी चिल्लाकर बोले। अनूप, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दादाजी, और खुद ही याद कीजिए, मेरा भी अपना कोई वजूद नहीं था, मगर आपने भी तो मुझे सहारा दिया ना। जब सारे लोग आपके खिलाफ थे तब भी तो आपने मुझे अपनाया था ना। फिर क्यों आप अब मुझे रोक रहे हैं? बोलिए, दीजिए जवाब। रघुवीर जी, हाँ किया था मैंने भी कभी ऐसा, पर तब जब तुम छोटे थे, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं थी। तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था जो तुम्हें खड़ा कर सके और आगे बढ़ा सके। और वो लड़की जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, दूध पीती छोटी बच्ची नहीं है वो। उसे अपने दम पर चलना होगा तो खुद ही चल सकती है, मगर तुम्हें उसके बारे में जानने की उत्सुकता को खत्म करना ही पड़ेगा। अनूप, नहीं, आप गलत हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसे अपना चुका हूँ अपने दिल में, कैसे छोड़ दूँ अब उसे यहाँ अकेले? रघुवीर जी, गलत मैं नहीं तुम हो, और जितना कहा जाए उतना करो। बड़ा हूँ उम्र में और तुमसे ज्यादा समझ है मुझ में, क्या सही है और क्या नहीं सब जानता हूँ। कोई मेल नहीं हो सकता तुम दोनों का। सवाल खानदानी परंपरा और इज्जत का है, और अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत है तो जा सकते हो वापस। अनूप बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। आज पहली बार रघुवीर जी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था। रघुवीर जी ने भी दूसरी तरफ चेहरे को मोड़ लिया और चश्मा उतार कर अपनी भीगी आंखों को पोंछने लगे। इधर अपर्णा चुपचाप
तालाब किनारे बैठकर सोच में डूबी हुई थी कि आखिर अनूप के ऊपर हाथ उठाकर उसने अच्छा नहीं किया। कुछ देर बाद अनूप भी वहां आ गया। वो एकदम शांत था। अपर्णा उसकी आंखों को पढ़ना चाह रही थी, जिसमें साफ साफ झलक रहा था कि अनूप के हाथों में अब कुछ नहीं। अपर्णा, क्या हुआ? इतने मायूस क्यों हैं आप? कहा था ना कि आप में और मुझ में अंतर है। रघुवीर जी ने भी यही बात कही होगी जरूर, और ये भी कहा होगा कि इज्जत का सवाल है। ठीक कहा ना मैंने? खैर, ये तो दुनिया की रीत है। अपर्णा अनूप के पास से उठने को हुई तो अनूप ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रीत नहीं, रोग है, रोग। सोच का रोग, समझ का रोग, दिखावे का रोग। पर तुम भी सुन लो अपर्णा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम मेरे साथ ही चलोगी, मतलब चलोगी। मैं मोहब्बत में भरोसा रखता हूँ, फिर वो किसी से भी हो और कैसे भी हो सकती है। समझ आया? अपर्णा, नहीं हो सकता ऐसा। मेरी मजबूरियां हैं बहुत सी, और उन्हीं के चलते मैं आपके साथ कभी नहीं जाने वाली। अनूप तीखे मिजाज में बोला, मजबूरी मजबूरी मजबूरी, हद होती है अपर्णा। जब देखो तब एक ही राग अलापने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? क्यों तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? कोई जवाब है? अपर्णा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों उतर आए। हाँ, नहीं है मुझे विश्वास, लेकिन आपकी बातों पर नहीं, बल्कि खुद पर। मैं नहीं चाहती कि हेमराज आपके साथ भी कुछ गलत कर दे, वो भी सिर्फ मेरी बदौलत। और किस मोहब्बत की बात करते हैं आप? मैं नहीं करती आपसे कोई मोहब्बत। चले जाइए मेरी जिंदगी से। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझे नई पहचान दिलवाने की। नहीं हो सकता आपका और मेरा मेल, बस इतना समझ लीजिए। अनूप, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो ये भी मंजूर है मुझे। इतनी दूर चला जाऊंगा कि फिर कभी लौटूंगा नहीं, और जिस दिन तुम्हें यही दुनिया खिलौने की तरह फेंक कर तोड़ डालेगी, उस दिन तुम्हें समझ जाएगा कि अनूप ने जो कहा था वो सही था। जा रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी से, अलविदा। अनूप वहां से जाने लगा। अपर्णा के हाथ उसे रोकने के लिए आगे आकर ही रुक गए। गले की उसकी पुकार लबों पर ही आकर ठहर गई। ना चाहते हुए भी उसने खुद को रोक लिया। वो तब तक अनूप को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अनूप घर पहुंचा और अपना बैग पैक करने लगा। रमेश दौड़ता हुआ आया। उसने अनूप से कहा, अरे अरे अनूप बाबू, क्या हुए? कहाँ जाने की तैयारी है? अनूप, वापस शहर? और कहाँ? रमेश, पर वो तो आप परसों जाने वाले थे ना, फिर यूं अचानक? अनूप, हाँ जाने वाला था, पर अब यहाँ 2 पल और भी रुका तो जीना भी भूल जाऊंगा। दम घुटने लगा है यहाँ, इसलिए अब वापस जाने में ही भलाई है। अनूप बिना ही रघुवीर जी से मिले ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। रघुवीर जी ने भी उसे नहीं रोका और कमरे से बाहर नहीं आए। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से सुबह 4 बजे की ट्रेन में सीट रिजर्व हो पाई। रात हो गई थी। तब तक के लिए वो बेंच पर ही बैठ गया। आज उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह बिना किसी से मिले ही एक बार फिर इसी गांव से ऐसे जाना पड़ेगा। सारे सपने धूल में मिल चुके थे। इधर आलोक को इसकी खबर मिली तो वो फौरन ही स्टेशन के लिए रवाना हो गया, ताकि अनूप को समझा बुझाकर वापस ले आए। पर पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। अनूप ट्रेन में सवार हो चुका था। तभी आलोक को ट्रेन की खिड़की से अनूप दिखाई दे गया। आलोक ने हाथ के इशारे से उसे वापस आने के लिए कहा, मगर अनूप ने चेहरे को घुमा लिया और देखते ही देखते ट्रेन चालू हो गई। अनूप ने कसम खा ली थी अब कभी यहाँ वापस नहीं लौटेगा और अपनी जिंदगी की अलग शुरुआत करेगा, जिसमें किसी की चाहत ना हो। आलोक मायूस घर लौट आया। रघुवीर जी दरवाजे पर ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, मगर आलोक को अकेला पाकर समझ गए कि अनूप नहीं लौटा। बदलती नहीं किसी की भी कभी चल नहीं पाती है। जिंदगी हंसते हंसाते जाने कब रुला जाती है। 2.5 वर्षों के लंबे वक्त के बाद भी अपर्णा की जिंदगी नहीं बदली, और हेमराज की नीयत भी। हेमराज सक पकाया हुआ हवेली में आया और टेबल पर पैर पसार कर किसी गहरी सोच में डूब गया। अविनाश सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और दूसरे सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। अविनाश, क्या हुआ पूज्य पिताश्री? कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताओ, आपकी ही औलाद हूँ। हेमराज ने टेबल से पैर हटाए और दोनों हाथों को आपस में कसकर बोला, क्या बताऊं? कुछ लोगों में हेमराज का डर खत्म होने लगा है। कहीं ऐसा ना हो इतनी बेईमानी से जो अब तक की जमीन और पैसा कमाया है वो भी हाथ से निकल जाए। अविनाश, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझा नहीं। और कौन है वो जिसके अंदर आपका और इस राठौर खानदान का डर खत्म होने लगा है? अविनाश ने जेब से गन निकाली और दरवाजे के बाहर गमले पर निशाना लगाकर उसे तोड़ दिया। देख रहे हैं ना आप, जो भी हमसे टकराने की कोशिश करेगा
उसे टुकड़े टुकड़े में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। गमले को तो तोड़ सकते हो, लेकिन उस मिट्टी का क्या करोगे जो किसी दूसरी जगह बिखर कर फूल खिलाएगी? अविनाश, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ बताइए। हेमराज, क्या बताएं? वो भाग्य सिंह सुना है, बड़ा दबदबा है उसका आसपास की जगह। अविनाश, तो रहने दीजिए ना, हम क्या डरते हैं उससे? हेमराज, कभी पूरी बात भी सुन लिया करो। आधी बातों के बीच में ही जवाब के तीर चलाने से कुछ नहीं होता। बड़ा ही चालू बंदा है वो। हमारे इस गांव में भी अपना राज कायम करने की आग उसमें भी भड़कने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे आदमी ने मुझे खबर दी, यहाँ पूरी तरह से बसने वाला है वो। आधी जमीन पर उसका कब्जा बढ़ने लगा है। अविनाश, सुना तो हमने भी ऐसा, पर लगा शायद झूठ है। लेकिन आप सब जानते भी, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अभी कहिए तो जाकर उखाड़ फेंकूं। हेमराज, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि वो हमसे बड़ा शिकारी है। जरा सी भी ताकत दिखाने की कोशिश करी तो जितने पैर पसार कर बैठे हो ना इस जगह पर, वो भी वापस मोड़ कर उठना पड़ेगा। अविनाश, तो इसका मतलब आप शौक से उसे यहाँ रहने और उसे उसका सिक्का जमाने की छूट दे रहे हैं? हेमराज ने सोफे पर मुक्का मारकर कहा, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने देने वाला। मेरे खौफ को कोई कम करने की ताक में हो और मैं उसे देखता रहूं मूर्ति बनकर, इतनी जुर्रत तो किसी में नहीं। अविनाश, तो क्या सोच रहे हैं आप? हेमराज, कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यहाँ भी वही करना होगा। ताकत से नहीं, दिमाग से हराएगा ये राठौर उसे। अविनाश कुछ बोलता इससे पहले ही हेमराज का आदमी एक व्यक्ति को खींचता हुआ लाया। हेमराज, क्या हुआ और ये किसे पकड़ लाए हो? मालिक, ये तो 6 महीने पहले से हमसे 50,000 रुपए कर्जे पर ले गया था, और अब बोलता है कि चुका नहीं पाएगा। क्या किया जाए इसका? उस व्यक्ति ने हेमराज के सामने हाथ जोड़ लिए। हेमराज जी, बस 6 महीने और दीजिए, फिर चुका दूंगा। अविनाश को गुस्सा आ गया और वो गन उसकी तरफ तान कर बोला, क्यों बे, एक तो पहले लेते हो और समय पर नहीं लौटा पाए तो बहाने। हेमराज, बैठे रहो अविनाश जहां बैठे थे, और नीचे करो अपनी बंदूक। हेमराज उठा और एक कुर्सी उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा दी और बोला, देखो डरो नहीं, सारा कर्जा माफ हो जाएगा और बदले में जो मांगोगे वो मिलेगा, पर ऐसे नहीं, एक छोटा सा काम करना होगा। वो व्यक्ति बोला, जी आप जो भी बोलेंगे करने को तैयार हूँ। हेमराज, अच्छा, बहुत अच्छा, तो जाओ और जाकर भागी सिंह के बारे में जानकारी ढूंढ लाओ। वो क्या करता है और कितना बड़ा खानदान है उसका, कितनी जमीन उसके हाथों में बंद पड़ी है। 3 दिन का समय मिलेगा। जी, जैसा आप कहें। हेमराज, लेकिन याद रहे, उसे खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें मैंने भेजा है, समझे? जी, आप बिल्कुल। वो व्यक्ति उठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अविनाश बोला, ये काम तो कोई अपना आदमी भी कर सकता था। हेमराज, नहीं, हमारा आदमी नहीं, क्योंकि जो बात असली चेहरे में छुपी होती है वो नकली चेहरों में कहाँ। ये आदमी अपने घर परिवार की मजबूरियों के चलते हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए ये जरूरी था। तुम अभी बच्चे हो, बच्चे ही रहो। अविनाश का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। वो बिना बोले वहां से चला गया। 3 दिन बाद वो आदमी भागता हुआ हेमराज की हवेली में दाखिल हुआ। हेमराज आकर उसके पास खड़ा हो गया। कहो, जो काम तुमको दिया था वो पूरा तो हो गया ना? जी, जैसा जैसा आपने करने को बोला था वही किया मैंने। वो भाग्य सिंह बहुत पैसे वाला है। परिवार में वो और उसकी पत्नी, व बड़ा बेटा सुधांश सिंह और छोटी बेटी निहारिका, 2 बड़ी कोठियां हैं इसके पास। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे सारी बात बताई और जाने लगा। हेमराज के इशारे पर उसके आदमी ने उसे कुछ रुपयों का लिफाफा थमाया। हेमराज ने तुरंत अपनी जीभ निकलवाई। साथ में अविनाश और उसके 4 आदमी साथ हो लिए। अविनाश, हम जा कहाँ रहे हैं? हेमराज, अपने दोस्त भाग्य सिंह से मुलाकात करने, और कहाँ? अविनाश, दोस्त? दुश्मन दोस्त कब से हो गया? एक तो उसने हमारे गांव की आधी जमीन हड़प ली और आप उसी से मिलने जा रहे हैं। हेमराज, बस देखते जाओ, लेकिन कोई तमाशा वहां मत करना। भाग्य सिंह के घर के बाहर हेमराज की जीप आकर रुकी। 2 आदमी भाग्य सिंह के घर के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने हेमराज को अंदर जाने की इजाजत दे दी। अंदर भाग्य सिंह पूजा की थाली लिए हेमराज के सामने आया। माथे पर बड़ा तिलक, सफेद कुर्ता पहने उसने हंसकर हेमराज की तरफ देखा और उसे बैठने के लिए कहा। हेमराज और भाग्य सिंह आमने सामने बैठ गए। हेमराज, बात कुछ समझ नहीं आई। लगा तो था मेरे आदमियों और मुझे देखकर आप तो द्वार पर ही रोक लेंगे, पर इतनी आवभगत। भाग्य सिंह ने ठहाका लगाया, अरे ऐसे कैसे रोक लेते? इस गांव की जिस जमीन पर राठौर का खौफ गूंजा करता था, आज वहां भाग्य सिंह का डंका बजने लगा है। और मुझे पता था
आओगे एक दिन यहाँ मुझसे मिलने तो रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हेमराज, सही कहा था मेरे आदमियों ने, बड़े चालू हो। पर एक बात शायद जो भाग्य सिंह सोच कर बैठे थे वो गलत निकलने वाली है। भाग्य सिंह, अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो भाग्य सिंह नहीं सोच सकता? हेमराज, मैं यहाँ उस जमीन के लिए लड़ने नहीं आया जिसको तुमने अपने इन हाथों में कैद करके रख लिया है, बल्कि यहाँ दोस्ती के मतलब से आया हूँ। अविनाश, जो अब तक दोनों की बातों को सुन रहा था, बीच में बोलने के लिए आगे आया, पर हेमराज ने उसे रोक दिया। भाग्य सिंह, कहना क्या चाहते हो? हेमराज, मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो समझ ना आए। अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से जोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। क्या ख्याल है? तो भाग्य सिंह, हम, लेकिन जहां तक देखा जाए तो भाग्य सिंह की खबर कभी झूठी नहीं हो सकती। तुम्हारी कोई बेटी है ही नहीं। हेमराज, अच्छा है, खबर रखते हो पर आधी। हेमराज भी किसी से कम नहीं। अपनी कुछ हकीकत को छुपाकर रखना तो मेरा पुराना अंदाज है। भाग्य सिंह, अच्छा लगा सुनकर। थोड़ी हकीकत छुपाकर भी रखनी चाहिए, पर रिश्ता जोड़कर तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? हेमराज, सीधी सी बात है, हम दोनों भले ही अलग रास्ते पर क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तो एक ही है, और वो है ताकत, रुतबा, डर, पैसा। जब हम दोनों मिलकर इसकी ओर कदम बढ़ाएंगे तभी तो मंजिल हाथ में होगी, और साथ में अच्छे रिश्ते नाते बन जाएंगे, सो अलग। खैर, वक्त देने की आदत है मुझे। सोच लो भाग्य सिंह, ये चारों चीजें तुम्हारे कदम चूमेगी। अभी तो चलता हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हेमराज और अविनाश वापस जीप में आकर बैठ गए। अविनाश पीछे की सीट पर बैठा था। ये क्या नया ड्रामा है? बुढ़ापा कहीं ज्यादा सर चढ़कर तो नहीं बोलने लगा आपका? बेटी? कौन सी बेटी, और कहाँ से पैदा करेंगे? हेमराज ने हंसकर कहा, वो भी पैदा हो जाएगी, तुम थोड़ी तसल्ली से तो रहो बस। हेमराज बीच रास्ते में ही जीप से उतरकर अपने खेतों की तरफ चला गया। उसने दूर तक निगाहें दौड़ाई। खेतों में ही काम करने वाला एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ मालिक, कोई दिक्कत है क्या? आज आप यहाँ अचानक? हेमराज, वो लड़की कहाँ है? क्या नाम था उसका? मालिक, कहीं आप अपर्णा की तो बात नहीं कर रहे हैं? हेमराज, हाँ वही। मालिक, वो तो आज दिन भर से गायब है, पता नहीं अभी तक तो नहीं आई। तभी पीछे से अपर्णा बोली, मैं यहाँ हूँ। हेमराज पीछे मुड़ा। अपर्णा उसके ठीक सामने थी, पर अब चेहरे पर उसके वो डर दिखाई नहीं देता था जो कभी पहले हुआ करता था, क्योंकि उसे आदत सी हो चुकी थी हेमराज और उसके खौफ को झेलने की। हेमराज, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अपर्णा, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कहाँ थी अब तक? हेमराज, पूछ लेते, जरूर पूछ लेते, पर आज सोच रहे हैं कि छोड़ दें। खैर ये बताओ, बाबा कैसे हैं तुम्हारे? अपर्णा, इतने सालों से यहाँ काम करते हुए थोड़ा बहुत समझने लगी हूँ। जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, वरना किसी की मजबूरियों से आपका क्या लेना देना? हेमराज, हाँ, होशियार तो हो गई हो। अच्छा है, ये भी अच्छा है। सही कहा तुमने, मेरा किसी की मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं। आज बात कुछ और है, बहुत जरूरी बात। ठीक 6 बजे मुझसे मिलने आ जाना। इतना कहकर हेमराज चला गया, और अपर्णा सोच में पड़ गई कि आखिर क्या ऐसी बात हो सकती है जिसके लिए वो उससे मिलने यहाँ तक आया। इधर अविनाश सड़क पर जीप से सटकर खड़ा था। नितिन, उसका दोस्त, बैग से उसे ढूंढता हुआ उसके पास आया। नितिन, क्या अविनाश, तुम यहाँ खड़े हो और मैं कब से तुम्हें यहाँ से वहां ढूंढ रहा हूँ, पर तुम किस सोच में डूबे हो? अविनाश, बस यही कि मेरी कब चलेगी यहाँ। हेमराज की बजाय अविनाश के नाम की गूंज सुनना चाहता हूँ, और ये इनकी चाहत कभी समझ ही नहीं आती। उस भाग्य सिंह को दोस्त बनाने की नई धुन सवार हो गई है इनके दिमाग में। और लड़की, वो क्या आसमान से पैदा करके लाएंगे या धरती के सीने को चीर कर निकालेंगे? नितिन ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या पता सच में कोई लड़की हो, अरे दूसरी शादी छुपा कर रखी हो। अविनाश, जवान संभाल कर बात करो, वरना मेरी गोली का अगला निशाना तुम्हारा ही सीना होगा। भगवान जाने, ये तो मुझे भी पागल करके छोड़ेंगे। दिमाग के सारे तार ढीले हो गए बुढ़ापे में। खैर चलो, अब आज शाम 6 बजे बुलाया है, देखो अब कौन सा तमाशा करना चाहते हैं। अपर्णा ठीक 6 बजे हेमराज के हॉल वाले कमरे में आ गई। वहां अभी सिर्फ उसके दो ही आदमी खड़े थे। तभी अविनाश वहां आ गया। अपर्णा को देखकर उसने चश्मा उतारा और सोफे पर बैठ गया। अविनाश, यहाँ कैसे? चुपचाप चली जाओ, तुम्हारा घर नहीं है ये जो जहाँ चाहे वहां घूमो। अपर्णा अभी तक उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी बात पर अपर्णा ने आंखें तरेर कर कहा, हम भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, राठौर जी ने आने के लिए कहा था, इसलिए आना पड़ा। अविनाश मन ही मन, अब इसे किस खुशी में बुलावा भेजा है।
क्या बात है, मेरे आने से पहले ही हाजिर हैं सब। बहुत खूब। हेमराज ताली पीटता हुआ आया। हेमराज ने अपर्णा को भी बैठने के लिए बोला, पर अपर्णा ने ना में सिर हिला दिया। हेमराज ने हंसकर कहा, आज यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए अपर्णा। अपर्णा असमंजस में पड़ गई। जी मैं समझी नहीं। हेमराज, हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी बनकर इस गांव में आए भाग्य सिंह के बेटे से शादी कर लो। अविनाश, ये क्या बकवास है? ये और शादी? हेमराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुप कर दिया। अपर्णा, जी आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैं तो एक आम लड़की हूँ। भला आप मुझे अपने घराने की बेटी क्यों बनाना चाहते हैं? हेमराज, मेरे घराने की बेटी नहीं हो तो क्या हुआ? अब बनने में भी कोई देरी नहीं हुई है। अपर्णा, लेकिन क्यों? माफ करिएगा, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। हेमराज, सोच लो, तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इतने बड़े खानदान में जाओगी और वहाँ की बहू बनना सौभाग्य की बात है। सभी को ये मौका नहीं मिलता। अपर्णा, इतने समय से आपके यहाँ रहकर काम किया है, पर आज तक तो आपने मेरे भाग्य सौभाग्य की बात नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों? हेमराज, हाँ हाँ हाँ, बात तो 100 टके की सही करती हो, पर कभी कभी अपने मतलब के लिए दूसरे की जिंदगी भी सुधारनी पड़ती है। ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। अपर्णा की आंखें भीग गईं। मेरी जिंदगी सुधरे या नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने बाबा को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हेमराज, तो मैंने कब कहा तुम्हारे बाबा को मैं अकेला छोड़ दूंगा? ये देख रही हो ना, मेरे पीछे मेरा वफादार आदमी खड़ा है। ये तुम्हारे बाबा का अच्छे से ख्याल रख लेगा। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता उनका। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, अगर मेरी बात तुमने माना नहीं तो फिर उन्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अपर्णा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हेमराज, ध्यान से सुन लो अपर्णा, मेरी बेटी बनकर भाग्य सिंह के खानदान की बहू बनने का मौका तुमने गवा दिया तो अपने बाबा को भी फिर कभी देख नहीं पाओगी। एक तो वैसे भी अब उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्या पता कब छोड़कर चले जाएं तुम्हें, फिर किसके सहारे रहोगी? खैर, आज रात का समय है तुम्हारे पास, आराम से सोचकर बता देना, फिर बाकी सब मेरे हाथ। अपर्णा वहां से चली गई। अविनाश, जो कि शांत दोनों की बातें सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया और बोला, क्या है अब ये सब, और जरूरी है क्या? भाग्य सिंह रिश्ता जोड़ ही लेगा। हेमराज, मानेगा, वो जरूर मानेगा। और रही बात इस लड़की की, तो इसे ऐसा मैंने करने के लिए क्यों कहा? ये मुझ पर ही छोड़ दो तो अच्छा है। अपर्णा ने अभी अभी खाना खिलाकर अपने बाबा को सुलाया था। उनकी तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, और अपर्णा जानती थी कि अब ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, और इन दिनों वो उनकी अच्छे से देखभाल करना चाहती थी। उन्हें अकेला छोड़ना उसने ठीक नहीं समझा, पर इस बार सामने ऐसी मुसीबत की दीवार खड़ी थी जिसे लांघना उसके लिए मुश्किल था। इन आखिरी दिनों में अपने बाबा को अकेला छोड़ देना भी गलत था, और अगर अकेले छोड़ भी दिया तो हेमराज से बचाना कठिन। अपर्णा पागलों की तरह रोने लगी। क्या करे क्या ना करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। समय भी सिर्फ आज रात का था, फिर सुबह हेमराज को जवाब देना था। पूरी रात उसके मन में उथल पुथल होने लगी। कमरे की एक दीवार पर रखे दिए को उसने गौर से देखा और उसे निहारने लगी। चमकते हुए ये दिए भी कितना अच्छा लगता है, पर कौन जाने, जब सुबह का सूरज आसमान में झांक कर देखता है, तब इसी दीप की सारी चमकती उज्जवल रोशनी खोकर रह जाती है, और न ही तब इसे कोई पूछने वाला होता है। आज इसी दिए की जैसी मेरी जिंदगी है। अपनी रातों को चमकाने के लिए कोई मुझे भी इसी दिए से जलाना चाहता है, मगर मेरी जिंदगी की आती इस नई शुरुआत को सोचकर भी डर लगता है, कहीं ये रोशनी ही मेरी जान ना ले ले। समझ नहीं आता, इन रातों में जलकर तपती आग को छू लूं या सुबह की रोशनियों से डर कर बुझ जाऊं। दोनों ही तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द है। सुबह हेमराज अपर्णा का ही इंतजार बाहर आंगन में कर रहा था। अपर्णा धीमे धीमे सर झुकाए वहां आ गई। अपर्णा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हेमराज तो यही सुनना चाहता था। वो ठहाका लगाकर वहीं हंसने लगा। हेमराज, पता था, मुझे सब पता था, तुम अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हो। बहुत ही समझदार बेटी हो। तुम्हारे बाबा की आत्मा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होगी, और आज से तो वैसे भी तुम हमारी ही बेटी हो, इसलिए अब कोई चिंता की बात ही नहीं। बस अब अपने उस घर को छोड़कर यहाँ आ जाओ, और मेरा आदमी तुम्हारे बाबा को अपने घर लेकर चला आएगा, इसलिए उनकी भी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? अपर्णा वहां से अपने घर की ओर बढ़ चली। पीछे पीछे हेमराज के आदमी भी हो लिए। घर पहुंचकर उसने अपना सारा सामान बांधना शुरू किया। हेमराज का आदमी उसके बाबा को व्हील चेयर पर ले जाने लगा।
अपर्णा ने उसे रोका। वो अपने बाबा के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर दोनों हाथ चूम लिए। आंखों के आंसू उनके हाथों पर फिसल पड़े। माफ करना बाबा, आपको अपने से अलग कर रही हूँ, पर सब आपकी ही खातिर कर रही है आपकी ये बेटी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हेमराज आपको जबरदस्ती की मौत दे डाले, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए, ताकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ खुद को संभाल सकूं, कहीं टूट न जाऊं। इतनी हिम्मत रखने का विश्वास मुझ में भर दीजिए। बहुत याद आएगी आपकी मुझे, भूलिएगा मत। और चिंता मत करना मेरी, मैं जो भी करने जा रही हूँ उसके बारे में खुद भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, आपका और माँ का प्यार रहा तो आपकी अपर्णा जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। इतने में हेमराज के आदमी ने उसे वहां से उठने के लिए कहा। बस करो और अब उन्हें ले जाने दो, और भी काम है। अपर्णा ने आंसू पोंछे और हट गई। उन्हें अपने से दूर जाते देखना उसके लिए मुश्किल था। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। हेमराज बहुत खुश नजर आ रहा था। अविनाश को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जाकर पूछा, क्या बात है, इतना खुशी से क्यों नाच रहे हो? हेमराज अविनाश के गालों पर थपकी देकर बोला, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम भी नाचोगे। अविनाश, सच में? हेमराज, हम यहाँ अपर्णा बाबा की खातिर पिघल गई और उधर भाग्य सिंह लालच में फंस गया। अब होगा खिलौनों का खेल। हा हा हा। अविनाश का मूड पहले ही खराब था। वो गुस्से में वहां से चला गया। 2 दिन बाद अपर्णा आईने के सामने बैठी थी। उसका दिल आने वाले समय को सोचकर घबरा रहा था। जिस कमरे में वो थी वहां उस पर नजर रखने के लिए 2 लड़कियों को रखा हुआ था। तभी अविनाश कमरे में आया। जिस लकड़ी की कुर्सी पर वो बैठी थी जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। अविनाश, वाह क्या बात है अपर्णा जी, इतने बड़े खानदान में आपका विवाह होने जा रहा है। खुश तो बहुत होगी। सब समझता हूँ, जानबूझकर हामी भरी होगी। आखिर इतना बढ़िया मौका तुम छोड़ भी नहीं सकती। इतना ज्यादा गिर सकती हो सोचा भी नहीं था। खैर बधाई हो, धूमधाम से शादी करना। अविनाश ने इतना कहा और वापस गेट पर मुक्का जमाते हुए चला गया। अपर्णा की आंखों से आंसुओं की बूंद हल्की सी बारिश की तरह बरस पड़ी। उसके हाथों में सुंदर मेहंदी रची थी जो अभी सूखी नहीं थी। अपर्णा दोनों मुट्ठियां कस के बंद करने लगी, पर मेहंदी बिगड़ जाएगी, इसलिए रोक लिया खुद को। हेमराज सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहता था, इसलिए शादी भी 3 दिन के अंदर अंदर होने की बात तय हो गई। इधर नितिन अविनाश के पास आया। नितिन, क्या दोस्त, पूरी हवेली तैयारियों में जुटी है और आप आराम से अपने कमरे में लेटे हैं? अविनाश लेटे लेटे ही बोला, मुझे कोई शौक नहीं उस गवार लड़की की शादी के लिए तैयारियां करने का। नितिन, हाँ भाई ठीक है ये भी, पर आखिर तुझे क्या दिक्कत है? अविनाश, सारी दिक्कत की जड़ तो यही अपर्णा है। याद कर, इसकी वजह से 2.5 साल पहले अविनाश राठौर पर किसी ने जानलेवा हमला किया था, और आज राठौर घराने की बेटी यहाँ इकलौता वारिस भी है, उसकी कोई परवाह नहीं, और कल की आई लड़की के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। नितिन धीरे से बोला, सच में बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं तुझे तो। कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अविनाश, कंटाप लगाएंगे तुम्हारे, चुप रहो। एक तो दिमाग पहले ही खराब है, ऊपर से तुम आ गए दिन और ज्यादा बिगाड़ने। नितिन कुछ नहीं बोला और मुस्कुराकर वापस चला गया। भाग्य सिंह के घर उसकी पत्नी सुनैना, बेटा सुधांश दोनों किसी लंबी सोच में डूबे थे। भाग्य सिंह, क्या हुआ? वहां हेमराज की बेटी की शादी के लिए तैयारियां कर रहा होगा। यहाँ सबके चेहरों पर मातम पसरा हुआ है। सुनैना, क्या जरूरत थी हेमराज की बेटी को इस घर की बहू बनाने की? हम अपने बेटे के लिए इससे बेहतर लड़कियां भी ढूंढ सकते थे। सुधांश, यस, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं। 7 जन्मों की तो छोड़ो, 7 दिन भी ये शादी टिक गई तो बड़ी बात होगी। भाग्य सिंह, समझ सकता हूँ, मुझे भी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, पर बात यहाँ फायदे की है। उस राठौर को लगता है कि वो शादी करके हमसे रिश्ता जोड़ लेगा और हमारी ही बराबरी पर आ जाएगा, पर मैं भी उससे 10 कदम आगे हूँ। बस एक बार उसकी बेटी इस घर की कैद में आ जाए, फिर देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं। शादी की सारी तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। अब बस पूर्ण रूप से फेरे करवाने थे। जब भाग्य सिंह हेमराज के यहाँ पहुंचा तो दोनों ने ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात की। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करवाया जा रहा था और अपर्णा चुपचाप हर एक चीज को निभाती जा रही थी। वो चाह कर भी अपने आंसू किसी को दिखा नहीं सकती थी। हर एक उस पल की याद करके जहन में बसी हुई थी जब उसकी माँ और बाबा उसे खुद से भी अलग करने से डरते थे। कितने सपने पाले हुए थे उन्होंने अपर्णा के लिए, जो आग में झुलसने को तैयार थे। सुबह के ठीक 8 बजे भाग्य सिंह और उसका परिवार अपर्णा को अपने साथ गांव से सटे शहर ले गए।
घर में प्रवेश से पहले सुनैना ने कुछ रस्मों रिवाज से अपर्णा को अंदर बुलाया और फिर उसे एक कमरे में भिजवा दिया। कमरा अंदर से ठीक ठाक था, पर बाकी कमरों से कम सुंदर था। एक बेड था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। मालूम पड़ता था कि सिर्फ एक ही जना उस पर सो सकता है। तभी सुनैना कमरे में आई। दो नौकरों ने अपर्णा के साथ आए सामान को कमरे में रख दिया। सुनैना, ये कमरा आज से तुम्हारा है अपर्णा। कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक बता देना। आखिर हेमराज जी की बेटी जो हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपर्णा ने फीकी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अपर्णा ने कपड़ों का बैग खोलकर देखा। उसमें कुछ सुंदर सी साड़ियां और सूट थे। अपर्णा ने लाइट ऑरेंज कलर की साड़ी को चुनकर पहन लिया। यहाँ किसी को भी नहीं पता चले कि हेमराज की बेटी नहीं है, इसलिए थोड़ा अच्छा दिखने के लिए उसने हल्का सा काजल भी आंखों में लगा लिया और माथे पर साड़ी से मैच करती हुई बिंदी भी। बालों को उसने बड़े सलीके से बांध लिया और जूड़ा बना लिया। उसने खुद को पहली बार इस तरह से थोड़ा सजे सवरे देखा था, इसलिए शीशे में अपने आप को ऐसा देखकर उसे अच्छा भी लगा। 12 बजे तक वो तैयार होकर हॉल में आ गई, पर वहां काम कर रही 3 नौकरानियों के सिवाय दूसरा उसे कोई नहीं दिखा। अपर्णा ने खुद ही उनमें से एक से पूछा, घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं? मालकिन तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं और मालिक के बारे में मुझे नहीं पता। अपर्णा, और सुधांश जी? उनका भी पता नहीं, वो तो यहाँ आने के बाद ही कहीं चले गए। अपर्णा वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। उसके लिए थोड़ा अजीब था। उसे पहले लगा था कि शादी के बारे में ज्यादा लोगों को बताया नहीं गया है, इसलिए कम लोग ही वहां आए थे। पर यहाँ तो सब और भी अलग था। ना तो घर के अंदर कोई सजावट थी और ना ही किसी के चेहरे पर खुशी। सब अपने अपने काम में मशगूल थे। अपर्णा सोच रही थी कि तभी कमरे में एक औरत दाखिल हुई। उसके पास खाने की प्लेट थी। औरत ने अपर्णा से कहा, मालकिन ने कहा था कि जब आप तैयार हो जाएं तो ये खाना मैं आपको दे आऊं। वही देने आई हूँ, खा लीजिए। अपर्णा, मुझे भूख नहीं, वापस ले जाओ। मालकिन ने मुझसे ये काम करने को बोला था और जो वो बोलती हैं करना ही पड़ेगा। अच्छा रहेगा आप खा लें। उस औरत ने इतना कहा और प्लेट टेबल पर रखकर चली गई। अपर्णा ने थोड़ा बहुत खाया और प्लेट रखने के लिए किचन में आ गई। उस वक्त वहां भी कोई नहीं था। रसोई काफी बड़ी थी। अपर्णा को देखकर बहुत अच्छा लगा। रसोई से निकलकर हवेली में ही टहलने लगी। एक ही कमरे में बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। वो टहलते हुए हवेली के पीछे बने गार्डन में आ गई। वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। अपर्णा ने एक लाल रंग के सुंदर गुलाब को देखा। उसका मन उसे तोड़ने का हुआ। उसने पास जाकर उसे तोड़ना चाहा, पर इतने में वहां के माली ने आकर उसे टोक दिया। ये आप क्या कर रही हैं? यहाँ के किसी भी फूल को तोड़ना सख्त मना है। माली ने कहा, अपर्णा, बस एक गुलाब का फूल अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसे तोड़ने का मन हुआ। आइंदा से कभी ऐसा मत करिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अपर्णा थोड़ी उदास हो गई। वो वापस अंदर जाती इससे पहले ही उसने सुदांश को अंदर जाते देखा। अपर्णा, अरे ये क्या? कहीं ये मेरे ही तो कमरे में नहीं जा रहे? मुझे ना देखकर कहीं ये गुस्सा ना हो जाएं। अपर्णा का मन और भी ज्यादा घबरा उठा। उसने देखा सुदांश उसके कमरे में ना जाकर सीढ़ियों से ऊपर दूसरे कमरे में चला गया। शायद वो सुनैना से मिलने गया होगा। यही सोचकर अपर्णा अपने कमरे में चली गई। उसने खुद को एक बार फिर आईने में निहारा। शायद वो सुनैना से मिलकर उसके ही पास आए। अपर्णा का तन बदन कांपने लगा, पर काफी देर बाद भी सुदांश का कहीं कोई पता नहीं था। आखिरकार थक हार कर अपर्णा कमरे से बाहर निकली और पूछने पर पता चला कि सुदांश तो कब का वापस चला गया। अपर्णा के लिए ये बात थोड़ी हैरान कर देने वाली थी। काफी ज्यादा थकने की वजह से अपने बेड पर बैठे बैठे ही सो गई। शाम के करीब उसके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। अपर्णा की नींद टूट गई। शायद फिर सुदांश हो। यही सोचकर अपर्णा ने अपनी साड़ी ठीक करी और दरवाजा खोला, पर एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपर्णा से कहा कि सुनैना ने ठीक 6 बजे उसे तैयार होकर हॉल में बुलाया है। अपर्णा ठीक 6 बजे हॉल में तैयार होकर आ गई। उसी समय सुनैना भी आ गई। सुनैना, यहाँ पर रहने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? अपर्णा, जी नहीं, बल्कि सब कुछ अच्छा ही है। सुनैना, अच्छा है। खैर अभी तुम्हें मेरे साथ मंदिर जाना है। थोड़ी बहुत रस्में हैं, उन्हें पूरा करके जल्दी वापस आ जाएंगे। जाने से पहले सुनैना ने अपर्णा को गौर से देखा और नाराजगी से बोली, इतने बड़े घर की बेटी हो और इतना भी नहीं पता कि हमारे रिवाजों के अनुसार सिंदूर लगाना जरूरी है? अपर्णा ने घबरा कर कहा, शायद जल्दबाजी में याद नहीं रहा, मैं अभी लगाती हूँ। सुनैना, अब कोई जरूरत नहीं, पर अगर कल भी ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपर्णा ने भी हामी भर दी और दोनों कार में बैठकर मंदिर दर्शन के लिए चली गईं।
रात को खाने के लिए अपर्णा को बुलाया गया। डाइनिंग टेबल पर सब कुछ रखा हुआ था। सुनैना और सुधांश पहले से ही वहां बैठे थे। सुधांश को देखकर अपर्णा थोड़ा घबरा गई। सुनैना, आओ अपर्णा, यहाँ बैठ सकती हो। अपर्णा जाकर चेयर पर बैठ गई। ठीक सामने सुधांश भी बैठकर खा रहा था। उसने एक भी बार अपर्णा की तरफ नहीं देखा। एक मेड ने अपर्णा को खाना सर्व कर दिया। अपर्णा ने ये सब पहली बार देखा था, और ऊपर से सुधांश ठीक उसके सामने। अपर्णा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसके कपकपाते हाथों से प्लेट टेबल से नीचे गिर गई। अपर्णा के कपड़े भी आधे खराब हो गए। सुधांश उसे देखने लगे। नॉनसेंस, सुधांश ने इतना कहा और बीच में ही उठकर चला गया। अपर्णा सब कुछ साफ करने के लिए नीचे झुकी, पर सुनैना ने रोक लिया। रहने दो, तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं। जाओ, जाकर चेंज कर लो, खाना कमरे में ही आ जाएगा तुम्हारे। सुनैना भी वहां से उठकर चली गई। अपर्णा वापस कमरे में आ गई। उसने अपनी साड़ी उतार कर दूसरी पहन ली। इन नई चीजों को सीखना अपर्णा के लिए मुश्किल भरा था। वो चुपचाप बेड पर बैठ गई। खाने की प्लेट पास में ही रखी थी। अपर्णा का मन नहीं था। वो दीवार से सट कर बैठ गई और अपनी गलती पर रोने लगी। दूसरे दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपर्णा भी सो रही थी। वो आधी नींद में उठी। उसे लगा शायद कोई मेड होगी, पर दरवाजे को खोलकर देखा तो सामने सुधांश खड़ा था। अपर्णा की सारी नींद अचानक उड़ गई। सुबह सुबह उसके कपड़ों का हुलिया भी ठीक नहीं था। उसे समझ नहीं आया अब क्या करे, पर सुधांश को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने उसके हाथ को पकड़कर एक रिंग उसे पहना दी। सुधांश, ये तुम्हारे लिए है, इसे उतारना मत, चलता हूँ। सुधांश तो चला गया और अपर्णा ने झट से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांस ली। उसने सुधांश की दी हुई रिंग को देखा। काफी महंगी जान पड़ती थी, पर वो उसे ये देकर चला क्यों गया? अपर्णा की समझ से बाहर था। बहुत समय बीत गया था, पर सब कुछ वैसे ही चलता रहा। अपर्णा से सुनैना कभी कभार बात कर लिया करती थी, वो भी जब कोई काम होता। और सुधांश, वो तो कब आता और कब जाता, इसके बारे में अपर्णा को कुछ भी पता नहीं था। उसने कभी कोशिश भी नहीं की थी जानने की आखिर उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। अब तो खाने के लिए भी उसने आना बंद कर दिया। उसे जो भी चाहिए होता था वो अपने कमरे में मंगवा लेता, और सुनैना भी कभी साथ खाती तो कभी नहीं। रही बात भाग्य सिंह, वो उसी दिन से कहीं बाहर था जिस दिन से वो इस घर में आई थी। पूरे दिन एक उसी कमरे में वो रहती, या फिर घर के गार्डन में टहलने चली जाती। एक दिन वो गार्डन में घूम रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भाग्य सिंह ही खड़ा था। अचानक उसे देखकर अपर्णा 4 कदम पीछे हो गई। भाग्य सिंह, डरने वाली कौन सी बात है? हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने थोड़ी ही आए हैं। अपर्णा, जी, मैं भला आपसे क्यों डरने लगी? वो तो आप अचानक आ गए तो थोड़ा घबरा गई थी। भाग्य सिंह, हाँ ठीक है, पर यहाँ रहते रहते तुम्हारा मन तो जरूर लग ही गया होगा। आखिर इतना बड़ा घर जहाँ हर चीज मांगते ही मिल जाती है, और ऊपर से मेरी पत्नी, और वो भी तो तुम्हारा कितना ख्याल रखते होंगे। रखते तो है ना बेटा? अपर्णा, जी जी बिल्कुल, सब सब कुछ बहुत अच्छा है। भाग्य सिंह एक घड़ी के लिए हंसते हुए वापस जाने लगा और दूसरे ही पल फिर पीछे मुड़ा और गंभीर होकर बोला, जानते हैं हम, जैसा तुमने सोचा होगा उससे काफी अलग है यहाँ सब कुछ। देखो बहू रानी, मेरी पत्नी सुनैना और बेटा सुधांश मुझसे थोड़े विपरीत हैं। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें यहाँ देखकर या सुनकर, और मेरे ख्याल से तुम्हें उन दोनों का दिल तो जीतना ही पड़ेगा, वरना फिर तुम्हारी मर्जी। पूरी जिंदगी अकेले रहकर बिताना चाहती हो या हम सबके साथ घुल मिल कर? पर तुम चिंता मत करो, चिंता तो चिता के समान होती है। भाग्य सिंह की बात सुनकर अपर्णा भी सोच में पड़ गई। शाम को अपर्णा तैयार होने बैठ गई। हल्के पीले रंग की साड़ी पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सही तो कहा था उन्होंने, दिल तो जीतना पड़ेगा, पर जाने क्यों रिश्ता जोड़कर भी यहाँ कोई अपना सा नहीं लगता। लेकिन हेमराज जी, उनकी भी तो इज्जत का सवाल है। अपर्णा अपने आप से कहने लगी और कमरे से बाहर आ गई। खाने की प्लेट लेकर वो सुधांश के कमरे के बाहर पहुंची। सुधांश अंदर से रूम लॉक करके सो रहा था। अपर्णा के लगातार दरवाजा पीटने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेमन से उसने चिल्लाकर दरवाजा खोला। डर से अपर्णा ने प्लेट उछाल दी, जो सुधांश के लिफ्ट पैर पर जाकर गिरी। सुधांश बेड पर बैठकर पैर सहलाने लगा। अपर्णा, लाइए मैं दवाई लगा देती हूँ। उसने अपर्णा को तीखी निगाहों से देखा और बोला, जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं अब इतनी सेवा करने की। और पहली बात, किसने कहा था तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए? जबरदस्ती दरवाजा पीटना जरूरी था क्या, जब कोई नहीं खोलना चाहता? अपर्णा, माफ करिएगा, मैं थोड़ा डर गई थी, जानबूझकर नहीं किया। सुधांश, एक बात कान खोलकर सुन लो,
बिना मेरी इजाज़त के मेरे कमरे के आसपास भी मत आना। शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आएगा करोगी, यहाँ रहना है रहो, पर मेरे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। आज के लिए इतना हो गया हो तो अब जा सकती हो। अपर्णा ने सोचा नहीं था कि वो जो करेगी उसका उल्टा हो जाएगा। वो अपने कमरे में चुपचाप वापस चली आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने पुराने दिनों को सोचते सोचते उसके सर में असहनीय तेज दर्द शुरू हो गया। अपर्णा ने अपने बैग से नींद की गोलियां निकालकर खा लीं और सो गई। सारी लाइट्स भी अंदर से बंद थीं। बहुत देर बाद अपर्णा को अजीब सा लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो सुनैना और दो चार लोग उसके आसपास खड़े थे। पानी से वो भीगी हुई थी। अपर्णा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सुनैना गुस्से में बोली। कितनी परेशानी हुई, मुझे कुछ पता भी है तुम्हें? अगर आज सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो सारी मुसीबत का घड़ा मेरे ही ऊपर फूटता। अपर्णा, गलती से नींद की गोलियां खा ली थीं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सुनैना, समझ नहीं आता, इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? नासमझी की भी हद होती है। सुनैना पैर पटकते हुए चली गई। अपर्णा के लिए अब एक पल भी यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। सुबह सुदांश के कमरे में सुनैना घबराई हुई आई और बोली। भाग गई वो, सिर्फ देखने में भोली भाली लगती थी, वरना बहुत चालाक है। सुदांश आराम से चाय की चुस्की लेते हुए बोला। इस घर की दीवारों को धोखा देकर भागना आसान है, पर मुझे नहीं। भागते भागते अपर्णा की सांसें फूल रही थीं। रात वो पीछे के गेट से भाग आई थी। उस बंद घर की दीवारों में अपर्णा का दम घुटन से भर चुका था। अपर्णा भागते हुए काफी दूर निकल आई थी। सामने एक भीड़ भाड़ से भरा बाजार था। अपर्णा ने दुपट्टे से पसीना पोंछ और एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गई। हाँ, मैं नहीं जानती कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं, पर अब मैं उन लोगों के पास फिर नहीं जाना चाहती। अपर्णा मन ही मन सोचने लगी और उठकर आगे बढ़ी। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और दूसरी दीवार की तरफ मोड़ लिया। वो सुधांश था। उसने अपर्णा के एक हाथ को पीछे से पकड़ लिया, दूसरा उसके मुंह पर रखकर बोला। क्या लगा था तुम्हें? इतना आसान है हमें धोखा देकर भागना? सीधे तरीकों को आजमाया, अब तक सीधा समझने की भूल भी मत करना। अपर्णा चुपचाप फिर एक बार उसी कमरे की दीवार से सटकर बैठी थी। तभी कमरे में सुधांश आया। अपर्णा तुरंत उसे देखते ही खड़ी हो गई और नजरें घुमा ली। सुधांश ने कुर्सी सरकाई और टेबल पर पैर रखकर बोला। हम बैठ जाइए अपर्णा जी, उठने का कष्ट क्यों करती हैं? थक जाएंगी, अपर्णा ने धीरे से कहा। खड़ा रहना तो हमने बचपन से सीखा है, पर हार मानकर बैठ जाना नहीं। सुधांश, बोल जरूर अच्छा लेती हैं, पर बोलने से तो पत्ते भी नहीं हिलते। समझ तो इतने दिनों में आ ही गया होगा कि तुम्हें इस घर का हिस्सा बनाने के लिए तो हम बिल्कुल नहीं लाए हैं। अपर्णा ने हैरानी से उसे देखा। सुधांश, इतनी हैरानी से देखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो, जख्म तुम्हारे होंगे और दर्द उस हेमराज को होगा। सुधांश खड़ा हुआ, अपर्णा के पास आकर बोला। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, आइंदा इस कमरे से भी निकलने की सोची तो अंजाम भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? इतना कहकर वो चला गया और अपर्णा खामोश होकर जमीन को घूरने लगी। इधर हेमराज भाग्य से मिलने के लिए निकल गया। पीछे से अविनाश ने टोका। अविनाश, कहाँ जा रहे हो आप इतनी हड़बड़ी में? हेमराज, बताने का समय नहीं, अविनाश ने हंसकर कहा। अच्छा है, अब इतने गैर हो गए हैं हम कि बाप को बेटे से ही बात छुपाना पड़ रहा है। हेमराज, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है इन सब बातों में, बस तमाशा ही देखो तो बेहतर है। अविनाश पैर पटकते हुए चला गया। हेमराज ने गाड़ी में बैठे आदमी से कहा। आज सारा किस्सा खत्म करने का दिन है, इसीलिए जरा होशियार रहना, बस कुछ ही घंटों बाद भाग्य सिंह का भाग्य पलट देंगे। इधर हेमराज के जाने के बाद अविनाश भी नितिन के साथ उनकी गाड़ी का पीछा करने के लिए निकला। शाम के करीब 6 बजे हेमराज सड़क के सुनसान इलाके में बने एक खंडरनुमा घर के पास रुकवाई और अंदर चला गया। अविनाश ने भी थोड़ी दूर पर जीप रोकी। नितिन, यार अंकल के पास जो इतना बड़ा खानदानी बंगला है वो कम पड़ गया था क्या, जो ये खंडर भी खरीद लिया? अविनाश, हम बात जब इनके मतलब की हो तब खंडर को भी ना छोड़े। अब तो अंदर जाकर ही माजरा समझ जाएगा। अंदर हेमराज पहुंचा तो देखा कि भाग्य वहां पहले से ही उसी का इंतजार कर रहा था। भाग्य, बहुत देर लगा दी आने में, मुझे लगा नहीं था कि आओगे, पर चलो अच्छा ही है कि आ गए। हेमराज, हम तो जरा देर से आए हैं, लेकिन तुमको बहुत जल्दी भेज देंगे। भाग्य गुस्से में बोला। अकेले आए हैं तो कम मत समझना। भाग्य ने अपने पीछे खड़ी अपर्णा को सामने कर दिया। तुम्हारी प्यारी बेटी हमारे पास ही है, याद रखो, इसलिए अच्छा होगा अपना सब कुछ हमें सौंप दो और आराम से ले जाओ इसे।
वरना इसकी शक्ल भी जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगी। हेमराज ने चेहरा ऊपर किया और हंसने लगा और फिर बोला, सच में हमने जैसा सोचा था वही हो रहा है। अच्छा है, लेकिन अफसोस, इस लड़की को हम अपना तो कहते हैं लेकिन हमारी है नहीं। भाग्य ने हैरानी से पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हो? दिमाग घूम गया क्या मुसीबत सामने देखकर? हेमराज ने रिवॉल्वर निकालकर भाग्य के सामने तान कर कहा था हमने, दिमाग के खेल ऐसे खेलते हैं जिसमें हमसे कोई जीत नहीं सकता। तुम्हें लगा था कि हमारी इस बेटी को अपने साथ ले जाओगे और एक दिन इसी को चोट पहुंचाकर हमें कमजोर बना दोगे, पर ये तो हमारी बेटी है ही नहीं। अब क्या करोगे भाग्य? भाग्य ने हैरानी से हेम को देखा और अचानक से अपनी गन निकालकर हेम पर चलाता उससे पहले ही हेमराज ने भाग्य के सीने में 2 गोलियां उतार दी। भाग्य वहीं घायल होकर गिर गया। अपर्णा का पूरा तन कांपने लगा ये सब देखकर। जैसे तैसे उसने आगे आकर कहा, ये क्या किया आपने? हेमराज, तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? और रही बात भाग्य की, तो हम जो भी करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं। हेमराज आगे बढ़ा और दोबारा मुड़कर अपर्णा की तरफ देखकर बोला, पकड़ लो इस लड़की को। अपर्णा थोड़ी पीछे हो गई। हमें क्यों? हमें क्यों? आपको जो करना था कर चुके हैं, अब हमारा क्या काम? मैं किसी के भी साथ नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं। हेमराज ने सख्त मिजाज में कहा, अगर तुमसे काम नहीं पड़ता तो क्या जरूरत थी भाग्य के घर तुम्हें भेजने की? ले चलो इसे। भाग्य पर गोली चलाई है तो अब पुलिस के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। अपर्णा आश्चर्य से बोली, हमने नहीं, आपने चलाई है गोली। सजा अगर मिलनी चाहिए तो वो आपको। हेमराज, अच्छा, लेकिन यहाँ देखा ही किसने है कि मैंने भाग्य का खेल खत्म किया है? हम तो कह देंगे कि तुम्हारा भविष्य संवारने के लिए हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह भाग्य के हाथों सौंपा, लेकिन अब तुम्हें ही ये सब पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? अपर्णा, झूठे हो तुम, गलत हो। क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हें? एक बात कान खोलकर सुन ले हेमराज, अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना। हेमराज, वरना? वरना क्या? तुम दोगी मुझे सजा। जो तुम्हारी नज़र में गलत है वो मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम है, समझ आया? ले चलो इसे। हेमराज के आदमी ने अपर्णा की बाजू पकड़ ली। अपर्णा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर नहीं छुड़ा पाई। तभी अपर्णा ने दूसरे हाथ से उसकी जेब से गन निकालकर सामने कर दी। हेमराज और उसके आदमी पीछे हो गए। अपर्णा ने घबराते हाथों से गन सामने करके कहा, कोई भी आगे नहीं आएगा, नहीं तो चला दूंगी मैं, नहीं तो चला दूंगी मैं। इतना कहकर वो खंडहर से बाहर निकली ही थी कि तभी किसी ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। अपर्णा का सर दीवार से जा लगा तो उसके हाथ से गन गिर गई। अविनाश ने बाईं तरफ हाथ रखकर अपर्णा से कहा, आप तो हमारा सबसे पसंदीदा खिलौना है, फिर कहाँ भागे जा रही हैं? अपर्णा, इतना आसान नहीं अपने हाथों से इस गन को उठाना। अपर्णा ने उसकी आंखों में एकटक देखा और अचानक धक्का देकर भाग निकली। अविनाश ने चिल्लाकर नितिन से कहा, जाओ पकड़ो उसे। अपर्णा भागते हुए झाड़ियों में छुप गई। अंधेरा भी घेराया था, ऊपर से बिना खाए पिए उसका बदन कमजोर पड़ चुका था और इधर हेमराज किसी भी हाल में अपर्णा को ढूंढ लेना चाहता था। जैसे तैसे अपर्णा की नज़र उन बोरियों से लदे ट्रक पर पड़ी। रात का समय था इसलिए वो उसमें चढ़ गई और धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह के करीब 5 बजे अपर्णा की आंखें खुली। उसने देखा अब वो किसी दूसरी जगह आ चुकी थी। वो अच्छी बात थी कि उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। अपर्णा ट्रक से उतरकर थोड़ी दूर चली। आसपास ठीक से दिख तो रहा नहीं था क्योंकि अभी भी अंधेरा था, इसलिए अपर्णा आगे जाकर एक फुटपाथ पर बैठ गई। अपर्णा के होठ सूख चुके थे और सर में तेज दर्द था। कुछ देर बाद वहां लोगों का आना जाना होने लगा। अपर्णा का गला सूखने लगा था, इसलिए हिम्मत करके वो उठी और सड़क के किनारे चलने लगी। तभी उसने देखा आगे एक दुकान के बाहर अविनाश की जीप खड़ी थी और वो किसी का फोटो दुकान वाले को दिखा रहा था। अपर्णा की सांसें अटक गईं। वो जाकर एक कंपनी के बाहर 2-4 औरतों की कतार में खड़ी हो गई और साड़ी के पल्लू से चेहरा छुपा लिया। कंपनी के गार्ड ने उन्हें अंदर भेज दिया। अपर्णा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी पीछे पीछे चली गई। उन सब के अंदर एक ब्लू शर्ट पहने आदमी ने उससे कहा, आप लोग ही हैं ना जिन्हें यहाँ की साफ सफाई के लिए बुलाया था? ठीक है,
आप वहाँ जाइए और आप सब केबिन में ध्यान रहे हर जगह अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। वो सभी को एक एक करके काम बताने लगा और आखिरी में अपर्णा की बारी आई। उसने अपर्णा को घूर कर देखा। दुबली पतली और डरी हुई लड़की, तुम काम तो कर सकती हो ना, या कोई दिक्कत तो नहीं है? अपर्णा ने हाँ में सर हिला दिया। ओके फाइन, पर पहले सर की परमिशन लेकर आता हूँ। तभी उनके केबिन में जाना। वो एक केबिन में घुसा और कुछ मिनट के बाद अपर्णा से बोला, अंदर सब कुछ साफ होना चाहिए, बिना कोई काम बिगाड़े। अपर्णा बुरी तरह फंस चुकी थी। एक जगह से दूसरी जगह आकर रुक जाना शायद उसकी किस्मत में लिखा था। अपर्णा केबिन के अंदर घुसी। सामने चेयर को उल्टी तरफ करके एक व्यक्ति बैठा था जिसने ब्लैक कोट पहना था। अपर्णा समझ गई, जरूर कंपनी का ही मालिक है। उसने कपड़ा उठाया और टेबल धीरे आवाज में साफ करने लगी। गलती से टेबल पर रखा गिलास गिर गया। गुस्से से कंपनी के मालिक ने चेयर घुमाई और बोला, शांति से काम नहीं हो सकता क्या? काम करने आई हो या चीजें तोड़ने फोड़ने? अपर्णा देखकर दंग रह गई और हड़बड़ी में उसके मुंह से निकला, अनूप जी। अनूप ने भी दिमाग पर जोर डाला। ये अपर्णा ही थी जो आज एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों, कहानी का अगला व अंतिम भाग अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।